शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। तो हम इस चैप्टर को जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं उस विज्ञान को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। अभी रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में, जैसे उस तत्व के संगठन, उसके गुण के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश में हुई थी ऐसा माना जाता है। और रसायन विज्ञान के पिताजी यानी रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो लेवोशियो को कहा जाता है। ये तो था इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि भैया अम्ल क्या होता है। तो हेडिंग लगा लेंगे आप लोग कॉपी के अंदर, अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे अम्ल की। तो अम्ल की हम पहले वो परिभाषा देंगे जो दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही है, ठीक है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड, एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है। एसिडस का अर्थ होता है खट्टा, इसलिए यहाँ एसिड का मतलब भी क्या होगा? खट्टा। और प्राचीन काल में जो लोगों ने खाया पिया उनको जो टेस्ट में खट्टा लगा उसको उन्होंने बोल दिया अम्ल, और जो खट्टा नहीं लगा उसको बोल दिए वो क्षार। तो अब ध्यान से समझिए। तो हम लिखेंगे सबसे पहला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। ये तो हमारी पहली प्रकृति हो गई, मतलब पहला गुणधर्म हमें ये पता चला कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस। आर्हेनियस के अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अर्थात इनको जब पानी में घोला जाता है, किनको? अम्ल को पानी में घोला जाता है तो ये घोलने के बाद H+ आयन देते हैं। कुछ अम्लों के उदाहरण हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे H2SO4, H2SO4 ये है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे तेजाब के नाम से भी जानते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी तरीके से HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसी तरीके से एक और अम्ल लेते हैं हम लोग HCOOH, ये है फार्मिक अम्ल, ठीक है। अब अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो जितने भी अम्ल हैं सब में क्या है? H उपस्थित है, ठीक है। H और H सभी में H उपस्थित है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ऐसा किसने बोला था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस। क्या और कोई प्रॉपर्टी है अम्ल की? जी बिल्कुल। अम्ल के बारे में फिर ऐसा क्या किया गया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, एक डेफिनेशन हम और लिख सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को किस कलर का कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ठीक है। मैं प्रयास ये करूंगा कि जो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूं ताकि आपको लिखने में, स्क्रीनशॉट लेने में काफ़ी आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखिए भैया, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये तो बढ़िया समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के हमने अम्ल की कितनी परिभाषाएं सीखी? 3 परिभाषाएं सीखी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, या हम कह सकते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो इतनी डेफिनेशन थी। अब इसकी प्रकृति कैसे होती है? तो जितने भी अम्ल होते हैं सभी के सभी अम्लों की प्रकृति तो नहीं, पर कुछ खास अम्लों की प्रकृति क्या होती है? संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब ये होता है कि वह जिस वस्तु पर पड़ते हैं उसे क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। जैसे तेजाब एक प्रकार का एसिड है। अब एसिड अगर वो आपके शरीर पे पड़ेगा तो क्या करेगा? जला देगा। कपड़े पे पड़ेगा तो क्या होगा? जला देगा। पिक्चर में आप देखे होंगे कि लड़की सबका जब प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है तो जो गुंडा लोग होते हैं, विलेन लोग, उन लेकर के वही एसिडवा दौड़ाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एसिड के दम पे वहाँ बोल देगा। इस सबसे खराब कुप्रथा है हमारे देश के अंदर कि हम किसी से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं ज़बरदस्ती। अब यहाँ देखिए, तो अम्ल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? संक्षारक होती है, अर्थात किसी वस्तु को वो खराब कर सकती है। तो इसका कहीं नुकसान है तो कहीं फ़ायदा भी है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? एसिड वगैरह का तो हम लोग तरह तरह के कार्यों को करने में करते हैं। लॉन्ड्री वगैरह में हम लोग कलर उड़ाने के लिए भी कुछ कुछ एसिड का उपयोग करते हैं।
तो इतनी डेफिनेशंस हो गई अम्ल की। अब अम्ल की इतनी परिभाषाओं के बाद हम देख लेते हैं कि भैया अम्ल के प्रकार क्या होते हैं। अब अगली हेडिंग है हमारी अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अब भैया ये भी डिस्कस करने वाला सवाल हो गया कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो अम्ल होता है वो क्या होता है, प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल। अभी प्रबल अम्ल क्या है, तो वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से वियोजित होकर के H+ आयन देता है, वह क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल। मतलब ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाता है, वह क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इस श्रेणी में हम किसको रखते हैं, इस श्रेणी में आते हैं H2SO4, इस श्रेणी में आता है HNO3 और इसी में आता है आपका HCl। तो ये सारे जो अम्ल हैं, ये सारे के सारे अम्ल कैसे अम्ल हैं, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल की प्रकृति एकदम भयानक संक्षारक होती है। इनको ना तो हम टच कर सकते हैं ना ही टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट करने जाएंगे तो H2SO4 HCl वगैरह इतने खतरनाक एसिड है कि जिभिया पर रखते ही आपकी जिभिया को गला देंगे पूरा। यहाँ से पिएंगे और यहाँ से निकलेगा। और अगर उंगली वगैरह से इसे टच करने का प्रयास करेंगे तो जब टच करेंगे तो डालते समय तो उंगलियां रहेगा, लेकिन निकालते समय था हो जाएगा कि हमारे पास उंगली थी। इसीलिए ये परिभाषा जो थी ये काफ़ी हद तक मान्य नहीं थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब भैया जो दुर्बल अम्ल है उनको हम टेस्ट करके बता सकते थे खट्टे हैं, पर इनकी पहचान कैसे करती, इनको टेस्ट करते तो जीभीए खत्म हो जाती। तो क्या करते, अपनी जान जोखिम में डाल करके टेस्ट करते। तो अम्ल को परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे पता चलता है कि अम्ल है क्षार है, वो हम सूचक से पता करते हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि भैया प्रबल अम्ल उसे बोलेंगे जो जलीय विलयन में क्या हो जाएंगे, पूर्णतया वियोजित हो जाएंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल होते हैं तो फिर दुर्बल अम्ल भी होता है। जी बिल्कुल होता है दुर्बल अम्ल, यानी वीक एसिड। अभी दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होती हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा वियोजित होते हैं और थोड़ा थोड़ा नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे दुर्बल अम्ल बोलेंगे। दुर्बल अम्ल की श्रेणी में कौन आता है, तो CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल या सिरका भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक आता है HCOOH, फार्मिक एसिड हो गया। ये चींटी की डंक वगैरह में मिलता है, जो लाल वाली चींटी होती है जब काटती है या बर्रा वगैरह तो उसमें ये निकलता है। और लैक्टिक एसिड हो गया। अभी लैक्टिक अम्ल क्या है भैया, ये दही में मिलता है। इसी तरीके से कई सारे एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, मैलिक अम्ल हो गया। तो ये सारे अम्ल क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हमने सीखा कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरीके से वियोजित हो जाएंगे, मतलब पूरी तरीके से घुल जाएंगे उसके अंदर, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। और जो आंशिक रूप से घुलेगा उसे क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल। इसका मतलब जो प्रबल अम्ल होगा उसमें H+ आयंस की जो संख्या होगी वह बहुत अधिक होगी। क्या होगी, अधिक। इसलिए वो अम्ल कैसा होगा, प्रबल। और जिसमें H+ आयन की जो संख्या होती है वो कम मात्रा में होती है। क्या होती है, कम मात्रा में। तो वो कौन सा अम्ल कहलाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए किसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे, तो जितना ज़्यादा H+ उतना ही प्रबल एसिड, जितना कम H+ उतना ही दुर्बल एसिड। किसी भी अम्ल की ताकत अगर पता चलती है तो वो किससे पता चलती है कि उसमें कितने H+ आयन उपस्थित है। अब इसी क्रम में जो अगला अम्ल आता है हमारा, वो क्या आता है, वो आता है सांद्र अम्ल। अभी भैया सांद्र अम्ल क्या होता है तो वह अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में हो, वह सांद्र अम्ल कहलाता है। तो अधिक मात्रा में कौन होना चाहिए, अम्ल। और कम मात्रा में कौन होना चाहिए, जल। कम मात्रा में होना चाहिए जल। तो ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल कम मात्रा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पे अगर हम पात्र ले लें और इसमें हम कुछ अम्ल डालें, अगर इसमें 100 मिलीलीटर अम्ल है, क्या है, एसिड है, और यहाँ पे कितना है, मान लीजिए 20 मिलीलीटर वाटर है अर्थात जल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो विलयन है या जो अम्ल है ये कैसा अम्ल होगा, सांद्र अम्ल होगा, क्योंकि इसमें अम्ल अधिक मात्रा में है। और वाटर यानी
पानी कम मात्रा में है। तो परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि एक ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में या कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र अम्ल। अब चूंकि अम्ल अधिक है, वाटर है, किसी अम्ल की ताकत का पता चलता है उसकी सांद्रता से। जो अम्ल ज़्यादा सांद्र होगा उसमें ज़्यादा H+ आयन होंगे, जो अम्ल कम सांद्र होगा उसमें कम H+ आयन होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा हटा दूं तो बताता हूं कि आपको अगला अम्ल कौन सा आता है हमारा, ठीक है। अब जो अगला अम्ल है हमारा वो है तनु अम्ल। क्या है, तनु अम्ल। अभी तनु अम्ल क्या होता है भैया, तो तनु अम्ल में क्या होता है, जो अम्ल होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है और जो जल होता है वो कैसा होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तनु अम्ल कहते हैं। तनु अम्ल किसे कहेंगे, तो देखिए जैसे ये मैंने एक बार फिर से यहाँ पे लिया, एक विलयन लिया, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो इसमें दो चीज़ें मिली हैं, एक तो अम्ल है और दूसरा क्या है, जल। पर अम्ल कैसा होगा, कम मात्रा में, और जल कैसा होगा, अधिक मात्रा में। तो हम क्या बोलेंगे इस अम्ल को, अधिक का मतलब मान लीजिए इस बार 100 मिलीलीटर जल है और कितना है, 20 मिलीलीटर क्या है, अम्ल है। तो इस विलयन को हम क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया तनु अम्ल। तो हमने अभी तक बेसिकली कितने अम्ल पढ़े, एक बार मैं आपको फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, तो वहाँ हमने देखा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया और सिरका हो गया, सिरके को ही एसिटिक अम्ल बोलते हैं। दही के अंदर उपस्थित लैक्टिक अम्ल हो गया, सेब वगैरह में जैसे मैलिक एसिड पाए जाते हैं, टार्टेरिक एसिड, ये सारे अम्ल के एग्जाम्पल थे। फिर अम्लों के प्रकार में हमने 4 प्रकार के अम्ल देखे। पहला देखा प्रबल अम्ल, मतलब ऐसा अम्ल जो जल में पूरी तरीके से घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल हमने देखा था HCl, HNO3 और H2SO4। फिर हमने दूसरा जो अम्ल पढ़ा वो क्या पढ़ा, दुर्बल अम्ल। इसमें अम्ल जो होता है वो आंशिक मात्रा में वियोजित होता है। आंशिक मात्रा में मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता पानी के अंदर, थोड़े थोड़े मात्रा में उसमें घुलता है, पूर्णतया नहीं घुलता, थोड़ा घुलता है थोड़ा नहीं घुलता है। तो इस तरीके के अम्ल को हम क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। इस श्रेणी में हमें देखा था कि एसिटिक अम्ल हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया, सिट्रिक एसिड वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। फिर हमने सांद्र अम्ल देखा, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में हो उसे क्या बोलेंगे, सांद्र। और इसका उल्टा कर दो, जिसमें जल अधिक मात्रा में और अम्ल अल्प मात्रा में उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे, तनु अम्ल बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं कुछ खास प्रकार के अम्ल जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन से हैं यहाँ देखते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ अम्ल लिखे हैं, जैसे ये प्रकृति में हमें अम्ल पाए जाते हैं, जैसे सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरीके से संतरे और नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, इमली में टार्टरिक, दही में लैक्टिक, चींटी और नेटल, नेटल एक पौधा होता है जो कांटेनुमा पौधा होता है, अगर वो चुभ जाता है तो उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिसकी वजह से बहुत तेजी के साथ दर्द व जलन का अनुभव होता है। तो चींटी के डंक और नेटल दोनों में क्या पाया जाता है, फार्मिक। ऐसे ही सेब में क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स होंगे, कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आप इनकी लिस्ट बना करके ना याद कर लीजिएगा। और मैं यहाँ हटा देता हूँ, जिस अम्ल में कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन क्या करता है, किसी भी अम्ल की ताकत को घटा देता है। अर्थात जिस अम्ल में कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन क्या करता है, अम्ल को कमजोर बना देता है। कार्बन क्या करता है, कमजोर बना देता है। किसको कमजोर बना देता है, तो भैया अम्ल को। किसको कमजोर बना देता है, अम्ल को। जैसे CH3COOH, अब इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन। इसी तरीके से HCOOH, इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन। तो जिस अम्ल में कार्बन उपस्थित होता है वह क्या करता है, अम्ल को कमजोर बना देता है। इसलिए इन सभी अम्लों को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CO, CO2, SO2, NO2,
ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ कुछ यहाँ पे लिखे। तो जिस यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या अगर 1 है तो वो उदासीन होगा, अगर ऑक्सीजन की संख्या 2 या उससे अधिक हो गई तो वो क्या करेगा, वो सभी अम्लीय होंगे। मतलब ये जितने ऑक्साइड इधर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ऑक्साइड क्या हैं, अम्लीय ऑक्साइड हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की जो संख्या है वो क्या है, 2 या उससे अधिक हो जाए। अगर 2 या उससे अधिक अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसका लक्षण कैसा होगा, अम्लीय होगा, और अगर एकल उपस्थित है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, उसमें कौन सी गैस दी जाती है, CO2 गैस मिला दी जाती है, और जब यहाँ से जाती है तो उसका लक्षण कैसा होता है, अम्लीय। अम्लीय होने की वजह से यहाँ से गले में से तीरता हुआ चला जाता है, तो हम बोलते हैं अरे वाह बड़ा मजा आ गया कोल्ड ड्रिंक पी के। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक थे अम्ल से रिलेटेड। अब बारी आती है क्षार की, कि भैया क्षार क्या होता है। तो देखो क्षार क्या होता है, तो हमारा अगला टॉपिक है क्षार। अब क्षार यानी बेस क्या होता है, तो भैया बेस की शुरुआत ऐसे होती है कि इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तथा स्पर्श करने पर, स्पर्श मतलब छूने पर, साबुन की जैसे चिकने लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं। ठीक है, तो बेस वे पदार्थ होते हैं या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा साबुन की तरह चिकने होते हैं छूने पर। क्या और कोई डेफिनेशन है? जी बिल्कुल, अगली डेफिनेशन है जो अम्ल में हमने पढ़ा था कि H+ आयन देते हैं, इधर क्या होगा, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, अर्थात इनको जल में घोलने पर ये कौन सा आयन देते हैं, OH-। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, NaOH, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, KOH। यहाँ पर मैंने कुछ क्षारकों के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कुछ और। ठीक है, तो सभी में क्या दिखेगा आपको, OH 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 नजर आएगा। तो जिसमें OH नजर आएगा वो क्या होगा, क्षार, और जिसमें H नजर आएगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। तो क्या क्षार की कोई और डेफिनेशन है? तो बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अम्ल के बारे में पढ़ा था कि अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल उल्टा करते हैं। ये क्या करते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कौन लोग, क्षार। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि क्षार क्या होते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा बिल्कुल एकदम, खाएंगे तो एकदम कड़वा टेस्ट आएगा, जैसे करेला वगैरह, चायपत्ती वगैरह खा लीजिए आप सभी, साबुन खा लीजिए, शैम्पू खा लीजिए, इस सब का टेस्ट एकदम कड़वा टाइप का लगेगा। और छूने पे किस तरीके से लगेंगे, तो साबुन की तरीके से बिल्कुल चिकने लगेंगे। और क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल लिखे गए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। जब कभी एसिडिटी वगैरह होता है तो इनो के अंदर यही पाया जाता है, यही खाने से आपकी एसिडिटी वगैरह दूर हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इतने मैंने यहाँ पे क्षार के एग्जाम्पल लिखे हैं, क्षार के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा कि ये लाल लिटमस को कौन से कलर में कर देते हैं, भैया नीले कलर में कर देते हैं। तो अम्ल की तरह क्षारक की भी डेफिनेशन होती है। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल क्षारक। अब प्रबल क्षार हम उसे बोलेंगे जिसमें OH- आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। OH- आयन्स की संख्या जिसके अंदर क्या होगी, अधिक होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में कौन आता है, KOH, NaOH, ये सारे क्या हैं, प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार हम किसे बोलेंगे, तो दुर्बल क्षार हम उसे बोलेंगे जिसमें OH- आयन्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो सीधी सी डेफिनेशन आप याद रख सकते हो कि ऐसे क्षार जिनमें OH- आयन की संख्या अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार, और जिनमें OH- की संख्या कम होती है वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार। क्या कुछ एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ दुर्बल क्षारक के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सारे दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम अगला एक छोटा सा बच रहा है हमारा, क्षारक। क्षारक क्या होते हैं, तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो, देखो ऐसे क्षार
जो जलीय विलयन में घुल जाते हैं, जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, किसमें, जल में। तो ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। तो क्षारक क्या होते हैं, वे क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, क्षारकों में एग्जाम्पल क्या है, KOH और NaOH, ये किसके एग्जाम्पल हैं, क्षारक के भी एग्जाम्पल है। एक चीज यहां से और क्वेश्चन बनता है कि क्या सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं क्या, बताइए, आप लोग बताइए भैया फटाक से देखिए। तो हम देखेंगे सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है, हम उन्हीं क्षार को क्षारक कहते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और जो जल में नहीं घुलते हैं हम उनको थोड़ी ना क्षारक कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया सभी क्षारक, सभी क्षारक क्या होते हैं, क्षार होते हैं, पर सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। सूचक यानी इंडिकेटर। अभी सूचक क्या होता है, तो देखिए दैनिक जिंदगी में हम लोग बहुत सारे सूचकों को देखते हैं अपने आसपास। जैसे किसी नदी वगैरह में जब बाढ़ आती है तो उसके आसपास आप देखेंगे एक ऐसे सिंबल टाइप का लगा रहता है कि इतने मिलीमीटर के अगर ऊपर जाएगा तो बारिश का क्या हो जाएगा, बारिश अगर इतने मिलीमीटर से ज्यादा हुई या नदी का जलस्तर इतने मिलीमीटर से ऊपर गया तो वो बाढ़ का संकेत होगा। तो लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट करके वहां से निकल जाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ट्रैफिक के नियमों में आप देखेंगे जब आप किसी ट्रैफिक चौराहे पर रुकते होंगे तो आपको 3 तरीके की लाइट दिखती होंगी, एक लाल कलर की, हरी कलर की, पीली कलर की। तो ये सारी लाइट्स क्या होती हैं, टाइम टू टाइम जलती और बुझती रहती हैं। तो ये क्या बताती हैं, किस बात का सूचक होती हैं, ये इस बात का सूचक होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कब रुकना है, कब चलना है, किस तरीके से हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है और दुर्घटना से बचना है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी इन सूचकों का उपयोग किया जाता है। ये किसी न किसी सूचना को देते हैं। किस सूचना को देते हैं, तो भैया ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं, और ये अपने रंग या गंध में परिवर्तन करते हैं, तब करते हैं जब अम्लीय या क्षारीय माध्यम होता है तब। तो सूचक क्या बताते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। उसके लिए हमें उस विलयन को टेस्ट नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास विलयन है, एक पात्र है, ठीक है, इस पात्र के अंदर कुछ भरा हुआ है। अब क्या भरा हुआ है इसके अंदर, अम्ल है कि क्षार है वो हमें नहीं पता है। इसी तरीके से एक और पात्र है B, इसके अंदर भी कुछ भरा हुआ है। ठीक है, इस पात्र B के अंदर भी कुछ भरा हुआ है। अब दोनों में से किसमें एसिड है किसमें बेस है वो हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सूचक की मदद से आराम से पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे, तो यहां देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में अपने रंग में परिवर्तन करते हैं। जैसे एक तो प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस। प्राकृतिक सूचक ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इसमें एक पहला सूचक है लिटमस जो लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है बैगनी रंग का, और ये अम्लीय माध्यम में जब डुबाया जाता है तो लाल रंग का हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में नीले रंग का हो जाता है। इसी तरीके से लाल पत्ता गोभी का रस और हाइड्रेंजिया के फूल। लाल पत्ता गोभी का रस अम्लीय माध्यम में लाल रंग का रहेगा और क्षारीय माध्यम में हरे रंग का हो जाएगा। वहीं पर हाइड्रेंजिया के फूल अम्लीय माध्यम में नीला और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का हो जाएगा। एक तो प्रैक्टिकल इंडिकेटर आप देखते होंगे घर पे ज्यादातर हल्दी अगर किसी कपड़े पर गिरती है तो वह उसके रंग को कैसा कर देती है, पीला कर देती है। और आप देखेंगे जब उसे साफ करने के लिए साबुन से धुलते हैं तो आप देखेंगे उसका जो कलर होता है वो पीले से चेंज होकर के हल्का लाल रंग का हो जाता है, और अम्लीय माध्यम में उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मान लीजिए हमें इन दोनों विलयन में पता करना है कि कौन सा अम्लीय है कौन सा क्षारीय है, तो बिना हम टेस्ट किए कैसे पता करेंगे, हम लेंगे लिटमस पेपर और लिटमस पेपर ले जाकर के इसमें डुबा देंगे, और डुबाने के बाद जब बाहर निकालेंगे अगर उसका रंग कैसा हो जाता है लाल रंग का, तो हम बोलेंगे भैया ये वाला विलयन कैसा है, अम्लीय है। और वहीं पर अगर डुबाने पर निकाले तो उसका रंग कैसा हो गया, नीले रंग का, तो हम बोलेंगे ये वाला विलयन कैसा है, क्षारीय है। इसी तरीके से इसमें डुबा करके चेक कर लेंगे, अगर डुबाए निकाल लिए लाल रंग का हो गया तो अम्ल और नीले रंग का हो गया तो क्षार।
इसी तरीके से अगर हम कृत्रिम सूचक में देखेंगे तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है जिनका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना 100% रहती है। मिथिल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग कैसा होता है, लाल, और क्षारीय माध्यम में ये किस रंग का हो जाता है, पीले रंग का। और एक होता है फिनाप्थलीन जो अम्लीय माध्यम में तो कलरलेस होता है यानी रंगहीन रहता है, वहीं पर क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, अब ये तो थे रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक। इधर का जो सूचक है ये क्या करता है, गंध में परिवर्तन करता है, जिनको हम लोग ऑल फैक्टरी इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात गंधीय सूचक के नाम से। तो ये वे सूचक होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय माध्यम के संपर्क में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे प्याज का रस, प्याज के रस में अगर हम एसिड डालते हैं यानी अम्ल डालते हैं तो इसकी गंध और तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत ही तीव्र गति से ये गंध करने लगता है। ठीक है, वहीं पर जब इसमें क्षार मिलाते हैं तो इसकी गंध क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। इसी तरीके से वेनिला और लौंग का तेल, इन दोनों में जब एसिड मिलाया जाता है तो एसिड मिलाने पर इनकी जो गंध होती है वो गंध क्या होती है, बिल्कुल समान रहती है। और क्षार मिलाने पर क्या होता है, क्षार मिलाने पर इनका जो गंध होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। तो इस तरीके से जो ये हमारा टॉपिक था सूचक का, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक।